बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में अगेन हम और फोकस करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पर, और इसको हम वी आल्सो डिनोट इट बाय ईआर डायग्राम्स, सो दे बोथ द सेम थिंग्स। हम एंटिटीज़ की रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा आपस में कैसे कनेक्टेड है और रिलेटेड है। तो हमने इनके आपस में रिलेशंस फाइंड करना है और उसको मैप करना है लॉजिकली एंड विजुअली। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सबसे पहले तो हम एक दोबारा रिवीजन लेते हैं बेसिक वर्किंग विद ER diagrams. ER diagram is a visual representation of data that describes how data is related to each other. इसका मतलब है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम दैट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये डेटा आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड है, कैसे इनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है। इन ER मॉडल वी डिसइंटीग्रेट डेटा इनटू एंटिटीज। तो ER मॉडल में हम डेटा को डिसइंटीग्रेट करते हैं, मीन्स के आपस में जुड़े हुए डेटा को हम विजुअली ऐसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, अलग-अलग करके लिखते हैं कि उसको हम रिलेशनशिप में फॉर्म कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट्स जो एंटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं उन्हें, उनको सेटअप करते हैं इनटू रिलेशनशिप्स। Okay, all of this can be represented visually using the ER diagram. So ये सब करने के लिए हम ER diagram के थ्रू हम ये सब अचीव कर सकते हैं। Basically ये एक बहुत clear diagram है, especially for our clients even, कि कोई भी इसको देख के, इस diagram को देख के बता सकता है कि क्या हो रहा है। Look at the diagram with me. Visitor visits website. So anybody, कोई भी लेमैन है, लेमैन मीन्स के एनी पर्सन जो हमारे स्पेसिफिक फील्ड की टर्म्स को नहीं जानता, तो कोई भी लेमैन है, यूज़र है, वो इसको पढ़ेगा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है या कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है, ही वुड नो कि ही कैन रीड दिस ईजिली कि एक विजिटर है, between the website and visitor there is a relation of visiting, visits. Visitor visits website, developer creates website. developer का website के साथ ये relation है, visitor का website के साथ ये relation है। So the components of ER diagram ये हमने already discuss किए थे। ये तो components of ER diagram में हम entities, attributes और relationships इन सबको इंक्लूड करते हैं। ये डिफाइंड सिंबल्स हैं और शेप्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ईच वन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। सो एंटिटी की शेप देख लेते हैं हम पहले। एंटिटी की शेप है एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हमने जब भी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है, उसके अंदर एंटिटी का नाम। उसके बाद हमारे एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं, आइदर देयर वीक आइदर देयर स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए हम रोम्बस यूज़ करते हैं। जो एक रेगुलर रिलेशनशिप है उसके लिए रोम्बस, और एक वीक रिलेशनशिप है उसके लिए डबल रोम्बस। एट्रीब्यूट्स फॉर एन एंटिटी। एलिप्स जो है हमारी शेप, लाइक एन ओवल, हम एलिप्स को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द एंटिटीज ऑफ to represent the attributes or characteristics or properties of an entity. उसके लिए हमने ellipse यूज़ करना है। So हमारे ellipses, उसके अंदर हमारे entity की attributes के name आते हैं। For example, in the entity book, author is every book will have an author, every book will have a date of publishing. So these are the attributes of this book, जो कि कनेक्ट होंगे विद लाइंस एंड एन एलिप्स, रिटन थ्रू एन एलिप्स।
इसी तरह वीक एंटिटी भी लाइक द वीक रिलेशन, it will be a double of a rectangular box. तो key for any entity, हम जो key होगी the key attribute most probably जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है इन डेटाबेस, तो उसकी हम एक चीज़ प्राइमरी यूज़ करते हैं। प्राइमरी की जो होती है, जो यूनिक होती है, और उसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सब लोग जब आप सब लोगों के इनरोलमेंट नंबर्स, रोल नंबर्स यूनिक होते हैं। तो अगर स्टूडेंट डेटाबेस होगा तो वी ऑल नो कि एक ही सेम रोल नंबर के दो स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। एक नाम के सेम दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सेकंड नेम सेम हो सकते हैं, फादर नेम्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। सो जस्ट लाइक दैट की एट्रीब्यूट विद एन अंडरलाइन। इसी तरह derived and multi-valued attribute. Let's not go into these right now. Let's look into composite attributes for any entity. So composite attribute is the attribute which also has attributes. तो हम देख रहे हैं कि एक attribute जिसके और भी attribute हो सकते हैं। For example, a name की मैं एग्जांपल देता हूँ। तो नेम के अंदर सब एट्रीब्यूट्स ये भी हो सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अक्सर हमने डेटाबेस में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऑल्सो मिडिल नेम भी रखना होता है। तो नेम इज़ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट जिसके आगे मोर एट्रीब्यूट्स हैं। इसके बाद फोकस करते हैं एंटिटी के ऊपर। व्हाट एन एंटिटी इज in the ER diagram. So an entity can be an object, place, person, or class. In an ER diagram, an entity is represented using rectangles. We already know that. Consider an example of an organization: employee, manager, department, product, and many more can be taken as entities in an organization. What this means is कि entity कोई भी person, कोई भी जगह, class means कि हमारे code की classes, और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय, मैनेजर, इस सिनेरियो में ये कैसे टेक प्लेस करती है, और हम इनको वी नो दैट रेक्टेंगल्स रोम्बस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। सो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है? सो वर्क्स फॉर, हमें पता है कि हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ होंगे जो वर्क करेंगे उसके लिए। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड अ डिपार्टमेंट इज वर्क्स फॉर। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। इसी तरह ER डायग्राम में वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है दूसरी एंटिटी के। विदाउट दिस एंटिटी without this entity the weak entity won't take place, बगैर उसके, because it's dependent। तो इसका मतलब है कि हमारी weak entity के पास कोई भी key attribute नहीं होगा उसके अपना, and it relies on the attributes of the strong entity it's connected to, and it's dependent on that। so ER diagram के attributes को देखते हैं हम कैसे होते हैं। An attribute describes the property or characteristics of an entity. We know that. For example, एक student के characteristics और properties क्या हो सकती हैं? Name, age, address, etc. तो फिर हम attribute को using an eclipse, हम एक eclipse के साथ इसको represent करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमने इस student की entity को with its attributes in an ER model, ER diagram कैसे represent करना है visually। So we can see that in an eclipse, ये सब connected है eclipses to the entity student। तो आप इस diagram को गौर से देखें। student के सारे attributes उसकी entity के साथ connected है with an eclipse। अब हम देखते हैं कि की एट्रीब्यूट इन एन ER डायग्राम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि की एट्रीब्यूट
it is used to represent the primary key. Primary key क्या होती है? जो यूनिक होती है, यूनिक की है, और हम ये सिर्फ एक हो सकती है. वी कांट मिस्टेक इट फॉर अनदर. फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि एक स्टूडेंट है, उसके जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है, एंड उनके नेम्स भी सिमिलर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, इवन फादर नेम, सेकंड नेम, बट जो स्टूडेंट के रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कॉल एनी डेटा, we're going to execute a query based on the roll number. हमेशा उसी स्टूडेंट की just unique ID के थ्रू, कोई भी डबल डेटा नहीं आएगा. अगर if I search any student called maybe Hamza, maybe there's like several children called Hamza in my class or in the college. So if I call them by their roll number, only one student will appear. Just like that, ID is the key attribute in this diagram, so it's underlined. AR diagram composite attribute. Okay, composite attributes, we know the attributes जिनके अपने भी attributes होते हैं. तो इसी तरह एड्रेस, या फिर मैंने आपको नेम की एग्जांपल दी थी. एड्रेस में हम देखते हैं कि हर एड्रेस में सिटी होती है, स्टेट होती है, जिप कोड होता है. So it's called a composite attribute. The attribute that has its own attributes is called a composite attribute. इसी तरह relationship, again we know that it's represented by a rhombus, और ये दो entities के बीच में relationship को describe करते हैं. So between the teacher and student there is a relationship of teachers. The teacher teaches students. इसी तरह there are three types of relationships that can exist between these entities: binary relationship, recursive relationship, and ternary relationship. अब जब बाइनरी रिलेशनशिप की फर्दर कैटेगरीज हैं हम उनमें जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि there's one-to-one relationship, one-to-many relationship, and many-to-one relationship. So let's focus on one-to-one relationship. This is the first relationship in binary relationships. One-to-one relationship is rarely seen in the world because one-to-one means just one-on-one. So looking at this diagram, student enrolls in course, तो इनके बीच में there's a one-to-one relationships. इस एग्जाम्पल में ये शो हो रहा है कि ओनली एक स्टूडेंट एक ही कोर्स के लिए इनरोल हो सकता है. तो एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट तो नॉर्मली नहीं होता, बट व्हाट दिस डायग्राम सेज इज वन स्टूडेंट कैन enroll only in one course. So this is just for your explanation. We all know that one student is not enrolled in one course only, or vice versa. उसके बाद one to many relationship. That means one student and can be enrolled in many courses. This is what we see in the real world. The below example showcases this relationship, which means that one student can opt for many courses, but a course can only have one student. So what this diagram explains is only one student can be enrolled in many courses, but जो one to many relationship है वो क्या कहता है? एक स्टूडेंट many courses में enroll हो सकता है, but the course, each course के अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट होगा. Now this isn't correct based on this. Normally जो हम इस example को देखते हैं, but what this diagram shows is what the one to many relationship does. So अगर हम one to many relationship show कराएंगे तो that means once a student can enroll in many courses, but in courses there can only be one student enrolled. So for example, the student called Aisha can be enrolled in physics, chemistry, maths, and computer science, programming, etc. But physics will only have one student, Aisha. Maths will only have one student, Aisha. Chemistry will only have one student, Aisha. This is what one to many relationship is used to represent.
So after that, many to one relationship. This is vice versa of one to many. So let's just, it reflects the business rule. It's the vice versa. So what this says is many students can be enrolled in one course. So for example, Aisha, Hamad, Hamza, Ali, these students can be enrolled in physics, okay? But Aisha, Hamad, Hamza, Ali cannot be enrolled in another course since they're enrolled in physics, but अब वो physics के अलावा किसी भी course में enroll नहीं हो सकते. This is what many to one relationship says. It's the vice versa of one to many. So जितने भी students इस course में enroll होंगे physics में या किसी में भी, वो किसी और course में नहीं enroll हो सकते इसके अलावा. इसी तरह many to many relationship. This is what we'll see mostly in our examples, in our scenarios. अब many to many relationship कहता है कि एक student का many courses के साथ relationship है. So what this says is many students can enroll in many courses. So this means that Ali, Hamza, Hamad, Aisha, Maria can enroll in physics, chemistry, maths, programming, whatever. So this is a more logical example. In this case, student enrolls in course, but these will be logical in their own related scenarios. These are working good and workable in their own scenarios. For example, अगर मैं कहता हूँ manager manages department, so there can only be one manager who manages one department for one-on-one, or if there's a head of department for the computer section, there's only one head of department who manages the computer section. Or for principal, only one principal manages teachers. So many teachers, one principal will manage many teachers, but many teachers will only have one principal. So इस scenario में one to many relationship work करता है and it's logical. So आप देखते हैं कि एक कॉलेज में और स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है और वो मैनेज करता है, लुक करता है. वो तो वैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को मैनेज करता है, बट let's just imagine it's on low level and it's the principal is managing the teachers. So one principal manages many teachers and her teacher का principal जो उनको manage करेगा एक ही होगा. So इस scenario में one to many relationship is working. So ये सब जो relationships हैं they're working, but student and courses में there's a many to many relationship. So if someone asks you what's the relationship in a student and course in this diagram, for example in the exams, तो हमने इसको identify करना है as many to many relationships because many students are enrolled in many courses. अपनी example देख ले आप लोग, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, डेटाबेस, और आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. So you guys are many students and you guys are enrolled in many courses like 5 or 6. उसके बाद हम देखते हैं एक recursive relationship. As the name suggests, when an entity is related with itself. So recursion आपको पता है कि coming back to the same place. तो जब एक entity अपने आप के साथ ही related होती है तो it's called a recursive relationship. अब ये काफ़ी vague entity है. मतलब for example if I say person, अगर मैं person को generalize कर लूँ, person में teachers, students, employees, बहुत सारे लोग आ जाते हैं and they're related to each other, तो थोड़े vague data को अगर हमने manage करना है तो उसमें recursive relation भी आ सकता है. So this employee में manager भी है, head of department है और teacher भी है. So a head of department manages the teachers below him and the head of department is managed by the chancellor or the principal. So technically all of these are employees. So the employees managed by employee and manages the employee as well. So जो employee manage कर रहा है दूसरे employees को, he is also managed by an employee. So this is called a recursive relationship.
उसके बाद हम देख रहे हैं ternary relationship in an ER diagram. What a ternary relationship is a relationship of three entities. तो a ternary relationship involves three entities. तो इसमें हमेशा हम देखते हैं two entities together होते हैं and then we look upon the third. So the above relationship, sector, product and company, involves three entities. The company operates in a sector producing some product. जो कंपनी है वो ऑपरेट हो रही है किसी सेक्टर में जो कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है. इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो एंटिटीज का आपस में रिलेशन डिफाइन कर देना चाहिए. तो उसके बाद जब हम उन दोनों को रिलेट कर देंगे देन तीसरी को उसमें से हम डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, a company produces many products. So this is a relation. Each product is produced by exact one company. So एक कंपनी प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट एक कंपनी से प्रोड्यूस हो रहा है. So a company operates in only one sector. Each sector has many companies operating in it. So एक कंपनी जो एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है तो एक सेक्टर में और भी कंपनीज ऑपरेट कर सकती हैं. तो considering the above two rules or relationships, we see that although the complete relationship involves three entities, but we're looking at two entities at a time. So बेशक ये तीन entities हैं लेकिन हम इसको derive और हम इसको two at a time पढ़ते हैं. A company operates in sectors and a company produces products. So again we're talking about this company. हर कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और प्रोडक्ट एक कंपनी में प्रोड्यूस होते हैं. उसी तरह हर कंपनी ऑपरेट होती है एक सेक्टर में और सेक्टर में मैनी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं. So guys, that's it for today. I hope the lecture is clear. और ये अगेन मोस्टली रिविजन लेक्चर भी था. द ER मॉडल इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर डिराइविंग रिलेशनशिप्स इन अ डेटाबेस. जब हम फिजिकल डेटाबेस पे जाएंगे तो फिर हम उनकी एंटिटीज़ और रिलेशनशिप्स को मॉडल करेंगे सो हम फिजिकली डेटाबेस को बना सकें. हमारे सामने सारा विजुअल व्यू होगा, डायग्राम्स होंगे और उसके बाद हमने सिर्फ उसको मैप करना है, हमने उसको कोड करना है फिजिकली. So this is why we model our data. We look at our entities, find our entities and map the relationships. So guys, stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz and Ramadan Mubarak.